गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष बल तथा गति के नियम कक्षा 9 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। जैसा कि हम गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम को पढ़ चुके थे। गति के प्रथम नियम के अनुसार यानी जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, यानी इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जबकि द्वितीय नियम कहता है कि जो बल है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियम को आधार बनाकर हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, F = ma। अब हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम की। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया में समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो पहली वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर लगाया जाता है, जबकि उनकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। यानी तृतीय नियम कहता है कि माना ये दो पिंड है, ठीक है, ये A है और ये B है। A द्वारा जितना बल A और B के बीच में अगर अन्योन्य क्रिया होगी तो A द्वारा जितना बल B में लगाया जाएगा B द्वारा उतना ही बल A में लगाया जाएगा। यानी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर परंतु विपरीत होती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, तो जितना बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल जो दूसरी वस्तु है पहली वस्तु पर लगाती है। तो इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी एक वस्तु द्वारा लगाया गया बल अगर क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी समान होगी परंतु विपरीत दिशा में होगी। अगर मैं कहता हूं अगर ये बल F है, FA है और इसका बल FB है तो FA = ऑलवेज FB, लेकिन इन द निगेटिव डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन। यानी जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है, परंतु इसकी दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का प्रथम नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो समान परंतु यानी बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। The reaction of every action is equal but in the opposite direction। हर किसी क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। इसके कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते समय बॉल पकड़ते हैं, बॉल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हाथ में दर्द का होना, हाथ में दर्द का एहसास होना, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्योंकि बॉल द्वारा जितना बल, बॉल को रोकने में जितना बल हमने बॉल पे लगाया उतना ही बल बॉल द्वारा हमारे हाथों पे लगता है। इसके कारण हमें चोट का या दर्द का एहसास होता है। या फिर बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से गोली छोड़ने पर गोली तो आगे की ओर जाती है, लेकिन वो तो क्रिया हुई, लेकिन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बंदूक का पीछे की ओर आना। या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार ही तैराक आगे की ओर बढ़ता है। क्यों? तैरते समय तैराक क्या करता है? पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार नाव चलाते समय नाविक जो है वो चप्पू से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। पानी पीछे की ओर ढकेलता है तो क्यों ढकेलता है? क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? प्रतिक्रिया क्या होती है? पानी उतना ही बल पानी उतना ही बल आगे की ओर लगाती है, जिससे कि नाव क्या होता है? आगे की ओर बढ़ती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हो गए। ये तो गति का तृतीय नियम हो गया। गति के तृतीय नियम के अनुसार ही हम चल पाते। देखिए चलते समय हम क्या करते हैं? पैरों से क्या करते हैं? जमीन को, धरातल को पीछे की ओर धकेलते हैं ताकि धरातल से उतना ही बल हम पे लगेगा और हम आगे की ओर चल पाते। तो दैनिक जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया के कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त उदाहरण आप भी स्वयं कुछ सोचिए। हर जगह क्रिया प्रतिक्रिया अप्लाई होगी। हम किसी को झापड़ मारते हैं, उसको तो लगती है, लेकिन हमारे हाथों में भी लगती है, कारण क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। ये कहें या दूसरे शब्दों में कहें कि जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है या दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु द्वारा भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाया जाता है परंतु विपरीत दिशा में। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। बहुत इंपोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग
संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम मतलब हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है ये नियम? इसका मतलब जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर टक्कर, जब दो वस्तुएं परस्पर, दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर टकराते हैं तो उनका कुल संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। यानी जब दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर टकराते हैं तो उनका कुल संवेग जो होता है वो टक्कर से पहले का जो संवेग होता है वो टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी संवेग संरक्षण का नियम है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर टकराते हैं तो उनके टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेगों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम डिराइव कैसे करते हैं? देखिए, संवेग संरक्षण का मतलब हुआ, सिंपली परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं, टक्कर या संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग, टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का कुल संवेग, ठीक है। तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर टकराती हैं या परस्पर अन्योन्य क्रिया करती हैं तो टक्कर के फलस्वरूप उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। या कहें कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं परस्पर टकराती हैं तो उनके टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। आइए हम बात करते हैं, माना ये दो पिंड है, पिंड एक, पिंड का मतलब वस्तु है, और पिंड दो, ठीक है। दो पिंड है, पिंड एक का द्रव्यमान है m1 और पिंड 2 का द्रव्यमान है m2, ठीक है। ये दोनों पिंड एक सरल रेखीय गति, एक सरल रेखा में क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गति कर रहे हैं। माना दो पिंड एक सरल रेखा में u1 तथा u2 वेग से गति कर रहे हैं और कुछ समय बाद ये टकराते हैं, ये परस्पर संघट्ट करते हैं, संघट्ट मतलब टकराते हैं, ठीक है। ये दोनों पिंड हो गया, ये पहला पिंड और ये दूसरा पिंड। जब ये दोनों पिंड परस्पर टकराते हैं तो इस पिंड द्वारा जो बल होगा, इस पिंड द्वारा इस पे लगाया गया बल मान लेते हैं F1, इस पिंड द्वारा इस पे लगाया गया बल मान लेते हैं F2। जब 30 सेकंड के समय अंतराल तक ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, 30 सेकंड के लिए ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो ठीक है, 30 सेकंड के लिए अगर एक दूसरे के संपर्क में अगर ये रह रहे हैं तो पिंड एक द्वारा दो पर लगाया गया बल जो है वो F1 है, पिंड दो द्वारा एक पे लगाया गया बल क्या है? F2 है, ठीक है। अब टकराने के बाद ये जब स्वयं अलग हो जाते हैं, टकराते हैं और ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। टकराकर ये जब अलग हो जाते हैं, जो पिंड फर्स्ट ये पिंड सेकेंड, ठीक है। तो टकराने के बाद ये अलग हो जाते हैं और अलग होने का द्रव्यमान तो वही रहेगा m1, द्रव्यमान तो वही रहेगा m1, इसका भी द्रव्यमान m2 रहेगा, लेकिन वेग परिवर्तन हो जाएगा। इसका वेग हो जाएगा v1 और इसका वेग मान लेते हैं क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। हमने क्या सपोज किया, देखो, माना दो पिंड m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 तथा u2 वेग से एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं तथा कुछ समय पश्चात ये आपस में टकराते हैं और 30 सेकंड तक, 30 समय अंतराल तक ये अगर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो पिंड एक द्वारा दो में लगाया गया बल F1 है, दो द्वारा एक में लगाया गया F2 है, और टकराने के बाद जब ये अलग हो जाते हैं, इनका वेग, पिंड पहले का वेग हो जाता है v1 और पिंड सेकंड का वेग हो जाता है v2।
अब देखिए गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया समान होती है। यानी गति के तृतीय नियम के अनुसार F1 इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू F2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी F1 और F2 बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में। इसकी दिशा इधर को है तो इसकी दिशा इधर को है, तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए F1 इज इक्वल टू F2 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पे देखिए कि जो F1 बल है, F1 बल द्वारा, देखो F1 बल क्या कर रहा है? F1 बल जो है पिंड सेकंड का संवेग परिवर्तन कर रहा है। F1 बल द्वारा पिंड द्वितीय पिंड का, यानी सेकंड पिंड का, पिंड सेकंड का संवेग परिवर्तन होता है ना। यानी F1 बल जो है पिंड सेकंड पर लग रहा है, तो पिंड सेकंड के संवेग परिवर्तन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? F1 बल। तो F1 बल द्वारा पिंड सेकंड का संवेग परिवर्तन होता है। तो F1 जो होता है, इसलिए F1 बराबर पिंड सेकंड के संवेग परिवर्तन की दर। गति के द्वितीय नियम को हमने पढ़ा। गति के द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी बल होता है पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो F1 जो होगा पिंड सेकंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो F1 बराबर पिंड सेकंड का संवेग परिवर्तन क्या होगा? यानी बराबर संवेग परिवर्तन बट्टे समय। तो संवेग परिवर्तन क्या हुआ? यानी अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग बट्टे समय, यानी अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग बट्टे समय। अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग बट्टे समय, यानी F1 इज इक्वल टू अंतिम संवेग क्या था? पिंड सेकंड के लिए याद हो रहा, पिंड सेकंड का अंतिम संवेग क्या था? अंतिम संवेग क्या था? संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग, यानी m2v2 बराबर m2v2 माइनस m2u2 बट्टे t। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसे ही होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखना, इसी प्रकार F2 बराबर जो होगा, F2 बराबर पिंड फर्स्ट का संवेग परिवर्तन बट्टे समय। पर संवेग परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए F2 बराबर, अब पिंड 2 का संवेग परिवर्तन की दर बट्टे समय, अगर पिंड फर्स्ट का संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग यानी m1v1 माइनस m2
सॉरी m1v1 माइनस m1u1 बट्टे t, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखने में, यानी समीकरण नंबर 1 में f1 तथा f2 का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 जगह की कमी से शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया 2 और 3 से, यानी समीकरण नंबर 2 और 3 से 1 में मान रखने में, यानी f1 बराबर f1 और f2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना, f1 और f2 का मान 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, यानी f1 और f2 का मान समीकरण 1 में रखनी, यानी f1 की जगह हम रख लेंगे ये और f2 की जगह रख लेंगे ये। तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी हमारा था, दोबारा लिख लेते हैं समीकरण 1, f1 बराबर माइनस f2, है ना, f1 बराबर माइनस f2। तो f1 क्या था, f1 की जगह हम समीकरण 2 से मान रख लेंगे, f1 बराबर क्या था, m2 v2 माइनस m2 u2 बट्टे t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस f2 है, माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बट्टे। एक बात है, t से t यहीं कैंसिल आउट कर दो, काट दो, और ये ब्रैकेट खोल लो, क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर माइनस, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस m1 v1, ठीक है, m1 v1, ये लेकिन ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1 u1, ठीक हो गया। अब ये माइनस, अब देखिए ये माइनस का ये इस साइड ले आओ, और ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, यानी इस वाली राशि को हम इधर ले जाते पक्षांतर करके, यहाँ प्लस का हो जाएगा, और ये वाली राशि को, माइनस वाली राशि को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 v1 को इस साइड लेके आए, v1 प्लस m2 v2 बराबर, ये इस साइड चल जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए इस समीकरण में क्या आया, ये टक्कर के बाद पिंड A का समवेग, ये टक्कर के बाद पिंड B का समवेग, ये टक्कर से पहले पिंड A का समवेग और टक्कर के पहले पिंड B का समवेग, यानी इस साइड क्या है, यानी हमारा आ गया टक्कर के बाद का कुल समवेग, टक्कर के बाद का कुल समवेग बराबर टक्कर के, अब जगह कम है, मैं लिख सीधे पूर्व का लिख देते हैं, पूर्व का, टक्कर के पूर्व का कुल समवेग। तो टक्कर के बाद का कुल संवेग हमारा क्या आ गया, टक्कर से पूर्व का कुल संवेग आ गया। तो ये संवेग संरक्षण के नियम का निगमन हो गया, सूत्र निगमन हो गया। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जब दो पिंड आपस में संघट्ट करते हैं, टकराते हैं, तो उनके टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है, अर्थात उनका कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।